Hello students, welcome to Educate. Today we'll be studying the second chapter of class 11th history of your NCERT books and themes in world history में second chapter है nomadic empires. Now ये जो word है nomadic, nomad का मतलब क्या होता है पहले ये समझना जरूरी है. nomad. So nomads के बारे में हमें सबसे पहले ये पता चलता है they were not settlers. Not settlers. No inherent civilizational structure. इनका कोई सिविलाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं होता था. नोमैड्स का बेसिकली ऐसा कॉन्सेप्ट था कि एक जगह से दूसरी जगह ये अपने एनिमल्स को लेकर के अपनी डेली नीड्स और नेसेसिटीज जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते थे, फॉर एग्जांपल कैटल्स, हॉर्सेस, और साथ में इनके डेली लाइवलीहुड के लिए वॉर बहुत ज्यादा नेसेसरी थी बिकॉज ये किसी नई जगह पे सेटल करते थे, नोमैड्स थे. सो वॉर वाज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर लाइफस्टाइल. चाहे हम वाइकिंग्स को देखें यूरोप में, या फिर हम एशिया में मंगोलियन ट्राइब्स को देखें, टर्किक ट्राइब्स को देखें. सो दैट इज समथिंग सिमिलर. सो बिफोर वी मूव ऑन विद दिस चैप्टर, इस चैप्टर में भी काफी सारी टाइमलाइंस हैं which we need to understand and to get an overview of what the chapter is going to talk about. So over here, so after Mesopotamia and different civilizations, ancient civilizations had gone extinct due to various reasons. We also got to see the rise of proper civilizations afterwards. For example, the Greek civilization after Alexander, 313 BC, whether it's that, या फिर अगर हम देखते हैं रोमन सिविलाइजेशन को तो भी हमें सिमिलर पैटर्न्स देखने को मिलते हैं. बट शॉर्टली ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम हम ऐसा भी नोटिस करते हैं कि जहां पे ये सिविलाइजेशंस फ्लरिश कर रही थी, थ्राइव कर रही थी, वहां पे ऐसा भी होता था कि वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ज्यादा फेवरेबल थी ह्यूमंस के लिए. ऑलराइट, नीदर टू कोल्ड नॉट टू हॉट. So what we noticed was in certain climatic regions जहां पे बहुत ज्यादा favorable circumstances थे, वहां पे civilizations बहुत आगे तक बढ़ी. For example, मेडिटेरेनियन की बात करें तो इटली, रोमन्स, ग्रीक्स, neither too cold neither too hot. Meanwhile at the same time हम ऐसा भी नोटिस करते हैं कि जब रोमन सिविलाइजेशन अपने पीक पर थी तब जर्मैनिक ट्राइब्स या फिर ईस्टर्न यूरोपियन ट्राइब्स, स्लाविक ट्राइब्स जिन्हें कहा जाता था, उनके साथ वो कॉन्स्टेंट वॉर पे रहते थे. And which also eventually led to the fall of the Roman Empire by the Hunnic tribes, Attila the Hun particularly. तो ऐसा हम देखते हैं सिर्फ यूरोप में ही नहीं बल्कि एशिया में भी. जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस थी, फॉर एग्जांपल इन चाइना और अरेबियन सिविलाइजेशंस जहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस ठीक ठाक है, वेदर इट वाज इन जैसे मेसोपोटामिया की अगर हम बात करते हैं, आगे जाकर के ये इराक बना. यहाँ पे इस्लामिक इन्वेजन के बाद दिस वाज द गोल्डन एज ऑफ इस्लामिक पर्टिकुलर टाइम था, विच वाज समवेयर अराउंड 13th सेंचुरी टू 14th सेंचुरी. और उस टाइम पे सडनली जो नोमैडिक एम्पायर्स थे, पर्टिकुलरली मंगोल्स, उनका इन्वेजन हुआ था, उन्होंने इन्वेड किया था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो मीनवाइल एज वी मूव ऑन विद दिस चैप्टर, we will be looking at different other such civilizations, not particularly civilizations, but the way in which the nomads conducted themselves, particularly the Mongols. So over here, rise of Islam, rise of Christianity. Jesus of Nazareth was born in Bethlehem, Palestine, present day Palestine. So वहां पे भी हम देखते हैं कि सिविलाइजेशंस धीरे धीरे थ्राइव करती हैं बिकॉज क्लाइमेटिक कंडीशंस एकदम एप्ट और परफेक्ट हैं for crops to grow, and वहां पे olives and all these things crops grow हो सकते थे, जानवरों की कमी नहीं थी. so even animal produce or even animal requirements were taken care of, everything was there. later on as we move forward, timeline 2. अब यहाँ पे timeline 2 हम देखते हैं जिसमें कि kingdoms और empires के बारे में बात होती है, Roman Empire and such other empires as well. So these are the major events. If you can see,
आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको आपको याद रखने की, एकदम रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका, क्लियोपैट्रा क्वीन ऑफ इजिप्ट, Alexandria, then you have Christianity is introduced, so on. Arab invasion of south of Egypt, Nubia के आसपास. So ये सारी टाइमलाइन है. All right. Just so that you can understand this better. An empire across 3 continents. So अगर हम बात करें, रोमन एम्पायर एक ऐसा एम्पायर था जो कि 3 कॉन्टिनेंट्स तक स्ट्रेच होता था, और मंगोल्स की भी बात करें, वो भी बहुत ज्यादा आगे तक स्ट्रेच होने वाला एक एम्पायर था. सो द रोमन एम्पायर, एज वी कैन सी ओवर हियर, यहां पे बिफोर वी मूव ऑन टू द मैप, तो काफी एक वास्ट एम्पायर था. अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया, even parts of Asia, including present-day Turkey, Iraq, Lebanon, Syria, were also part of the Roman Empire. Largely, Europe was also there, and then we also have North Africa. All right. So, the Roman Empire covered a vast stretch of territory that included most of Europe as we know it today, and a large part of the Fertile Crescent and North Africa. फर्टाइल क्रेसेंट, इसको फर्टाइल क्रेसेंट कहा जाता है. दिस ऑलराइट. सो तो बेसिकली अगर हम बात करें इसके एक बैकड्रॉप की, तो 2 बड़े बड़े एम्पायर्स थे जिन्होंने यूरोप पे रूल किया था. नॉर्थ अफ्रीका पे किया था और साथ में मिडिल ईस्ट पे भी किया था. मिडिल ईस्ट इज अ पार्ट ऑफ एशिया, सो दैट इज व्हाई अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स नाम सजेस्ट होना चाहिए आपको. ऑलराइट. So between the birth of Christ and the early part of the 7th century, say down to the 630s. Now, जिन लोगों को नहीं पता, जिन लोगों ने बाइबल की स्टडी करी है, तो बिब्लिकल स्टोरीज में पता चलता है that Jesus Christ was, crucified by Roman soldiers. इससे बेसिकली ये हमें क्लियर होता है कि इनिशियली द रोमन एम्पायर वाज अ पेगन सोसाइटी. पॉलीथिस्टिक कल्चर था, पेगन कल्चर था. They had a different set of religion, mainly influenced by the Greeks also, Greek philosophy and Greek, religious beliefs as well. So later on, as after a few centuries, the Romans finally adopted Christianity, and not only adopted it, but made it the official religion. Hence the birth of the Vatican Church and the dominance of the Vatican, Catholic sect of Christianity. Excuse me. So, here we move on. So, there are 2 empires, those of Rome and Iran. ठीक है, ईरान का भी एम्पायर था, रोम का भी था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड these empires lay next to each other, एक दूसरे के एकदम सामने थे. So, separated only by Euphrates. All right, Euphrates जो रिवर है over here in Middle East, in Mesopotamia, हमने पढ़ा था इसके बारे में, इराक में प्रेजेंट डे. So, if you look at the map, you will see the continents of Europe and Africa are separated by a sea that stretches all the way from Spain to west and Syria to the east, which is the Mediterranean Sea. All right, very important. यहाँ पे Damascus, Antioch, Turkey, and there we have Egypt. ये North Africa यहाँ पे. And then Tunisia, Morocco, Algeria, etc. So, Rome dominated the Mediterranean and all the regions around that sea. यहाँ पे पूरा रोम का दबदबा था और ये पूरा रोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था. ऑलराइट. अब यहाँ पे सहारा डेजर्ट है, अफ्रीका में काफी बड़ा है. And basically this vast stretch of territory was also Roman Empire. Iran controlled the whole area around the Caspian Sea and down to eastern Arabia, all right, and had sometimes large parts of Afghanistan as well. These 2 superpowers had divided up most of the world that the Chinese called the Ta-Chi-In, Greater Chi-In, or roughly the West. All right. So the early empire, यहाँ पे चैप्टर शुरू होता है रोमन एम्पायर के बारे में, उसका बैकड्रॉप, उसकी हिस्ट्री,
क्या था रोमन एम्पायर बेसिकली, उसके बारे में। द रोमन एम्पायर कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू टू फेजेस, दो फेजेस थे इसके, अर्ली और लेट। ठीक है, ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है याद रखना। ऑलराइट, टू फेजेस, अर्ली एंड late, divided by the 3rd century as a sort of historical watershed between them। ठीक है, बीच में इसमें एक हिस्टोरिकल इवेंट होता है जिसकी वजह से अर्ली और लेट ऐड होता है। ऑलराइट, वो हम जानेंगे क्या। इन अदर वर्ड्स, द होल पीरियड डाउन टू द मेन पार्ट ऑफ द 3rd century कैन बी कॉल्ड द अर्ली एम्पायर। ठीक है, 3rd century से पहले अर्ली एम्पायर एंड द पीरियड आफ्टर दैट लेट एम्पायर। किसकी बात हो रही है? 3rd century। ऑलराइट, excuse me. A major difference the two superpowers had their respective empires was the Roman Empire was culturally more diverse than that of Iran। ईरान का जो एम्पायर था उतना कल्चरली डाइवर्स नहीं था। रोम एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था, ट्रेड सेंटर था, बिकॉज ईरान एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम वाज ओनली रूलिंग इन द पर्शियन एम्पायर वाज ओनली रूलिंग इन द मेजॉरिटी पार्ट ऑफ एशिया, whereas this particular empire had 3 different continents। अब 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हो चुके हैं, तो हमें यह समझना जरूरी है कि कितना ज्यादा कंट्रोल होगा जब इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल बिजनेस कंडक्ट होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड बिजनेस इज कंडक्टेड देन अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स वहां के जितने भी ट्रेड, टैरिफ, गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उनके ऊपर टैक्स, रेवेन्यू एटसेट्रा becomes much more than that of a continent that only rules over only that empire that rules over one continent। all right, very important। so तो यहां पे हम बात करते हैं डाइवर्सिटी की, जो कि रोम में ज्यादा थी। all right, Parthians and later the Sasanians, the dynasties that ruled over Iran in this period, under by contrast was a population that was largely Iranian। ठीक है, लार्जली इरानियन था। रोमन एम्पायर जो था वो मोजाइक था टेरिटरीज का, कल्चर्स का, जैसे मैंने आपको समझाया, अलग अलग जगहें थी, लैटिन, ग्रीक, सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड लैंग्वेजेस थी, और अपर क्लासेस जो थे वो लिखते और बोलते ग्रीक में थे। ग्रीक वाज अ लैंग्वेज ऑफ द अपर क्लासेस। ऑलराइट, लैटिन भी थी, एंड दोज ऑफ द वेस्ट इन लैटिन, बाउंड्री बिटवीन देम द ब्रॉड लैंग्वेज areas ran between the middle of the Mediterranean and the African provinces of Tripolitania, okay, which was Latin speaking, Tripolitania, and then we have Cyrenaica, Greek speaking। all right, all those who lived in the empire were subjects of a single ruler, the emperor, regardless of where they lived and which language they spoke। emperor एक ही था। all right, excuse me। basically republic एक ऐसा नाम था जहां पे हम definition देखते हैं, this is very important। the republic was the name of a regime where the reality of power lay with the senate, a body a body dominated by a small group of wealthy families who formed the nobility। all right, in practice the republic represented the government of nobility। जो nobility थी, गिनी चुनी families होती थी, elite classes की, उनकी बात हो रही है। exercised through the body called the senate। अब इनको मिलाकर के क्या बनता था? senate। the republic lasted from 509 BC to 27 BC। this was the time of the empire। all right, when it was overthrown by Octavian, it was overthrown by Octavian, adopted son and heir of Julius Caesar। उसका वारिस था Julius Caesar का। all right, so who later changed his name to Augustus। all right, adopted son of Julius Caesar changed his name to Augustus from Octavian। membership of the Senate was for life। जिंदगी भर की मेंबरशिप थी, no expiry date and nothing of that sort कि after 5 years or 10 years आपको re-elect होना है, nothing of that sort। it was permanent for life। all right, membership of the Senate was for life, and wealth and office holding counted for more than birth। all right, ये by birth नहीं होता था, ठीक है, was for life, wealth and office holding counted for more than birth, सिर्फ birth की बात नहीं थी। all right, moving on, the regime established by Augustus
The first emperor in 27 BC was called the Principate. Principate, Principate, right? Although Augustus was the sole ruler and the only source of a real authority और सारा source of power उसी के पास होता था, और इस बात का बहुत ज्यादा एक झूठ फैला रखा था, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि that he was the only one who was the leading citizen, ठीक है, perhaps princeps in Latin, all right, was the absolute ruler, वो एब्सोल्यूट रूलर था, एंड रिपब्लिक फिर खत्म हो चुकी थी, ही वॉज द लीडिंग सिटीजन, ऑल राइट. सो द सेनेट हैड एग्जिस्टेड इन रोम फॉर सेंचुरीज एंड हैड बीन रिमेन्ड अ बॉडी रिप्रेजेंटिंग द एरिस्टोक्रेसी, दैट इज द वेल्दिएस्ट फैमिलीज. यहां पे हम बात करते हैं गिनी चुनी एलिट फैमिलीज का, वेल्दिएस्ट फैमिलीज ऑफ रोमन हिस्ट्रीज दैट सर्वाइव्ड इन ग्रीक एंड लैटिन वर रिटन बाय पीपल फ्रॉम अ सेनेटोरियल बैकग्राउंड, ऑलराइट. बैकग्राउंड भी आपका सेनेटोरियल होना चाहिए, कोई ऐसी एलिट फैमिली से, एरिस्टोक्रेसी से. वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रॉम दीज इट इज क्लियर दैट द एम्परर्स वर जज्ड बाय हाउ दे बिहेव्ड टुवर्ड्स द सेनेट. अब एम्परर जो भी होता था, एम्परर, अब यहां पे बात आती है एम्परर. अगर मैं आपको डायग्राम के उससे समझाना चाहूं तो मान लेते हैं दैट दिस ई ओवर हियर इज द एम्परर. एम्परर माने राजा, ही इज द किंग, ऑलराइट. लेकिन किंग के ऊपर क्या बैठता था? सेनेट. नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि ये सेनेट, इसको मिला करके क्या बनता है? रिपब्लिक. इस पूरे सिस्टम को रिपब्लिक बोलते हैं. लेकिन ऑगस्टस या ऑक्टेवियन जब बाद में आया था आफ्टर जूलियस सीजर, उसने सेनेट खत्म करवा दी थी, ऑलराइट. वेरी इंपॉर्टेंट. सो द एम्परर्स वर हॉस्टाइल they were hostile to the senatorial class. जो senatorial class था उनसे बहुत डर रहता था. Behaving with suspicion or brutality and violence, many senators yearned to go back to the days of the republic, but most of them have realized that this was impossible. अब जैसे ही वो हटा दिया था ऑक्टेवियन ने, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं था और ना ही उतना ज्यादा एम्फोसिस करने वाला था. Next to the emperor and the senate, the other key institution of the imperial rule was the army, फौज. ठीक है, फौज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी. अब जो आर्मी थी वो रोम की जो आर्मी थी और पर्शिया की जो आर्मी थी वो बहुत ज्यादा डिफरेंट थी, ऑलराइट. सो जो पर्शिया की आर्मी थी उनकी जबरदस्ती रिक्रूटमेंट होती थी, कंस्क्रिप्टेड थी. सो अ कंस्क्रिप्टेड आर्मी हियर, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, is one in which is forcibly recruited. Military service is mandatory for certain groups or categories of the population. रोम में ऐसा नहीं था, alright. Romans had a paid professional army. वो salary basis पे रखते थे, nothing was forced down, and soldiers had to put a minimum of 25 years of service. कि अगर आपने ज्वाइन कर ली तो आपको मिनिमम 25 years of service देनी पड़ेगी अपनी आर्मी को, alright. So indeed the existence of paid army was distinctive feature of the Roman Empire. ये थोड़ा अलग था रोमन एम्पायर में, पहली बार ऐसी सिविलाइजेशन में किसी में देखने को मिल रहा था, ऑलराइट. तो सबसे बड़ी लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री थी रोमन एम्पायर की, आपको पता होना चाहिए कितनी थी? 6 लाख सोल्जर्स की बाय द 4th century, ऑलराइट. 6 लाख, ओके. So, and it certainly had the power to determine the fate of emperors. ये भी बहुत की फैक्टर था. मिलिट्री का या आर्मी का भी फेवर में होना बहुत ज्यादा जरूरी था एक एम्परर के लिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब बार बार हम यहां पे भी देखते हैं, अनलाइक द पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर में एजिटेशंस और डिमांड्स होती थी for better conditions and a better pay, better wage, etc., which was not possible in the Persian form, alright. जो पर्शियन एम्पायर था उसमें पॉसिबल नहीं था. कभी कभी बगावत भी देखने को मिलती थी अगर ज्यादातर जो जनरल्स थे, उनके सीनियर्स थे, कमांडिंग ऑफिसर्स थे, या फिर कुछ रोमन एम्परर्स थे, ऐसा लगता था कि वो अगर उनके पास बहुत ज्यादा एक फेवरेबल कंडीशन नहीं पैदा करे वो अपने मिलिट्री के लिए, तो मिलिट्री के अंदर बगावत भी होती थी, वेरी कॉमन.
Again, our picture of the Roman Empire depends largely on the way they were portrayed by the historians with senatorial sympathies. Senatorial sympathies बहुत ज्यादा हैं क्योंकि जो रिकॉर्ड कीपिंग थी वो भी senatorial बैकग्राउंड वाले लोग ही कर पाते थे, as mentioned in the chapter. So the Senate hated and feared the army because it was a source of often unpredictable violence, especially in tense conditions of the 3rd century when the government was forced to tax more heavily to pay for its mounting military expenditures. अब कभी कभी मिलिट्री से फेयर भी होता था क्योंकि ज्यादातर टैक्सेस इंक्रीज कराए जाते थे, जिसके लिए मिलिट्री को एक आयरन हैंड दिया जाता था कि एक फ्री आयरन फिस्ट के साथ वो रेवेन्यू और टैक्स कलेक्ट करें. सो दैट वाज वन थिंग. एंड द सेनेट हेटेड एंड फियर्ड द आर्मी. उसको बहुत ज्यादा वायलेंस और एक अप्रेस्ड मिलिट्री ब्रिंग कर सकती थी. दैट इज व्हाई द सेनेट इन जनरल वाज काइंड ऑफ फियरफुल ऑफ द माइट एंड पावर ऑफ द military of the Roman military at that particular point of time. So to sum up, the emperor, the aristocracy and the army were the three main players. All right, emperor, aristocracy, army, key players of the Roman Empire. Emperor, aristocracy, army, very important. All right, so they were the main players in the political history of the empire. The success of individual emperors depended on their control over the army, and when the armies were divided, the result was usually a civil war. Civil war का basic meaning है कि एक country के अंदर ही within a system, within an authority or a particular set of federalism, there is a state of war that is known as a civil war. For example, the American War of Independence between the Confederates and the Union, civil war. Many such examples can be there. Communist regime coming up in China, civil war. So इस तरीके से हम देख सकते हैं. अब एक नोटोरियस साल था, नोटोरियस बेसिकली वेरी प्रॉब्लमैटिक, जो था 69th सेंचुरी कॉमन एरा, जिसमें कि 4 एम्परर्स ने एक टाइम पे सक्सेशन की बात आगे रखी. ऑलराइट, तो इसमें क्या हुआ था, जो पहली 2 सेंचुरीज थी ऑन द होल फ्री फ्रॉम द सिविल वॉर एंड द सेंस ऑफ relatively stable. They were relatively stable. That was their particular state. And this was a very problematic time led by civil war and unrest. Succession to the throne was based as far as possible on family descent, either natural or adoptive. And even the army was strongly wedded to this principle. Now, as we see here, we can notice that succession to the throne was based as far as possible on family descent. अब family descent पे ज्यादा depend नहीं करता था, लेकिन फिर भी inheritance, bloodline, even if there is a distant bloodline, was still taken into consideration, so much so that it was also used in the Roman military. All right, not only to the throne itself. So जैसे कि अगर हम बात करें टिबेरियस, जो कि 14th सेंचुरी से लेके 37th सेंचुरी कॉमन एरा तक थे, the second in the long line of Roman emperors was not the natural son of Augustus. Okay, the ruler who founded the principate, but Augustus adopted him to ensure a smooth transition. All right, Augustus ने उसे अडॉप्ट किया ताकि एक स्मूथ ट्रांजिशन लगी रहे और 4 लोग सक्सेशन के लिए आगे ना लड़े थ्रोन पे. अब एक्सटर्नल वॉरफेयर भी जो एक पार्ट होता था वो थोड़ा कम कॉमन होता था पहले 2 सेंचुरीज में, लेकिन द एम्पायर इनहेरिटेड बाय टिबेरियस फ्रॉम ऑगस्टस वाज ऑलरेडी सो वास्ट एंड फर्दर इन एक्सपेंशन दैट इट वाज फेल्ट टू बी अननेसेसरी. अब ये बहुत ज्यादा अननेसेसरी लगने लग गया था. ऑलराइट, इन फैक्ट द ऑगस्टस एज, व्हाट Augustan age or Augustus age, either one you can use, is remembered for its peace. यहाँ पे शांति बहुत होती थी, ushered in after decades of internal strife and centuries of military conquest. बहुत ज्यादा military conquest, unrest, civil war, this and that. उसके बाद थोड़ा peaceful time आया, which was the Augustan age. All right, the only major campaign of expansion in the early empire was Trajan's fruitless occupation of
territory across the Euphrates. Okay, in the years 113 to 17th century Common Era, abandoned by his successors. Alright, 113 से लेके 117th century तक क्या था? ट्रेजन्स ऑक्यूपेशन. इंपॉर्टेंट, फ्रूटलेस था, उससे कोई रिजल्ट मिला नहीं, रोमन्स हार गए थे. ये एक इकलौती एक्सटर्नल मेजर मिलिट्री एक्टिविटी हुई थी उस टाइम पे. अदरवाइज इट वाज अ वेरी पीसफुल टाइम. सो एम्परर ट्रेजन्स ड्रीम अ कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट. So this is an excerpt from the Roman Near East by Fergus Millar. ये कहते हैं, then after a winter in 115 to 116 Common Era in Antioch, which is in Turkey, marked by a great earthquake in 116, Trajan marched down the Euphrates to Ctesiphon, the Parthian capital, and then to the head of the Persian Gulf. There, the historian Cassius Dio describes him looking longingly a merchant ship setting off for India and wishing that he were as young as Alexander. All right, तो मतलब कि इंडिया की तरफ भी ये थोड़ा इनका रुख था. They were aiming slightly towards it, but there was something that actually stopped them at this particular point in time, which we will also discuss further. So, नियर ईस्ट. सबसे पहले हम ये टर्मिनोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे. नियर ईस्ट हमारे लिए मिडिल ईस्ट, ऑलराइट, या फिर नियर वेस्ट. सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव समवन हु लिव्ड इन द रोमन मेडिटेरेनियन, उसके लिए होता था रेफर टू द टेरिटरी ऑफ द एरिया विच इज पर्टिकुलरली द गल्फ रीजन. For example, Syria, Palestine, Mesopotamia, lose a sense of surroundings somewhere around Arabia. इस एरिया को नियर ईस्ट भी कहा जाता था, जैसे मिडिल ईस्ट कहा जाता है, सेम मीनिंग है. ऑलराइट, तो ज्यादातर जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे ग्लोबल एक्सपेंशन की तरफ रोमन एम्पायर का, वो एक डायरेक्ट इंडिकेशन हमें देखने को मिलता है कि कितना ज्यादा एम्बिशन था. साथ में ही जो सीरीज थे डिपेंडेंट किंगडम्स के, जो कि रोमन एम्पायर के अंडर थे, वो कैसे अपना टैक्स और रेवेन्यू पे करते थे, वेपन्स के मामले में और सोल्जर्स के मामले में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते थे. दैट वाज आल्सो वेरी की फैक्टर टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ ऑल द रोमन कैंपेन्स दैट हैपेंड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम. सो नियर ईस्ट वाज फुल ऑफ सच किंगडम्स, ऑलराइट, बट बाय द अर्ली second century, which lay from the west of the Euphrates towards Roman territory, had disappeared, swallowed up by Rome. Incidentally, some of these kingdoms were exceedingly wealthy. For example, Herod's kingdom. Herod's kingdom yielded the equivalent of 5.4 million denarii. Currency थी उस टाइम की per year, equivalent to over 1,25,000 kilograms of gold. ठीक है, इतना ज्यादा. The denarius was a Roman silver coin containing about 4.5 grams of pure silver. Okay, very important कि आपको पता होना चाहिए. यहां तक कि जैसे इटली था, इटली के अलावा अगर हम बात करें, वो एक प्रोविंस नहीं माना जाता था इन सारी टेरिटरीज में, और वो जितने भी प्रोविंसेस थे जो एक पूरा रोमन एम्पायर था, वहां पे जो प्रोविंसेस थे वो सब टैक्सेशन उन्हें देना पड़ता था, सबको अपना टैक्स देना पड़ता था, अपार्ट फ्रॉम इटली. ऑलराइट, अब सेकेंड सेंचुरी में जब रोमन एम्पायर अपनी पीक पर था, तो वो स्कॉटलैंड से लेकर के आर्मेनिया तक स्ट्रेच करता था. स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, और वहां से लेकर के आर्मेनिया, जो कि कॉकेसस माउंटेन्स में है, एशिया में एक कंट्री है, वहां तक. ऑलराइट, सो सहारा से लेकर के यूफ्रेटिस तक भी, फ्रॉम द सहारा डेजर्ट टू द यूफ्रेटिस रिवर. ऑलराइट, गिवन दैट देयर वाज नो गवर्नमेंट इन द मॉडर्न सेंस टू हेल्प देम टू रन थिंग्स, you may well ask, was it possible for the emperor to cope up with the control and administration of such a vast and diverse set of territories? बहुत ज्यादा एक diverse set of territories था,
और इतने ज्यादा लोग थे, 3 कॉन्टिनेंट्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट वे ऑफ लिविंग, एवरीथिंग। सो इन सबको कंडक्ट करना, सबको एक सिंगल रूल और एक अम्ब्रेला के अंडर लाना, दैट वाज अ बिगर टास्क। और उसका आंसर कहाँ लाया करता है? अर्बनाइजेशन में, अर्बनाइजेशन ऑफ द एम्पायर। अर्बनाइजेशन बेसिकली इनवाइट्स इंक्लूजन। जितने भी बड़े, आप जैसे फॉर एग्जांपल देखें अगर गल्फ की तरफ, मिडिल ईस्ट की तरफ, देयर आर कंट्रीज लाइक कतार, सऊदी अरेबिया एंड कुवैत, जो कि बहुत थोड़ा स्ट्रिक्टली इस्लामिक हैं। बट एट द सेम टाइम व्हेन यू लुक एट दुबई, विच इज अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उस कंट्री का एक इंपॉर्टेंट शहर है, वो एक बिजनेस हब है, और उसको बिजनेस हब बनाने के लिए थोड़ा इंक्लूजन भी जरूरी है, एंड दैट लाइज इन अर्बनाइजेशन। ऑलराइट, तो जो ग्रेट अर्बन सेंटर्स थे उस टाइम पे वो मेडिटेरेनियन के शोर पर थे, और जो मेडिटेरेनियन सी है वहां पे जो पोर्ट्स लगते हैं वहां पे होते थे। फॉर एग्जांपल कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया, एंटियोक सबसे बड़े ट्रेड सेंटर्स थे, आपको ये पता होना चाहिए। ऑलराइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर द ट्रू बेडरॉक ऑफ द एम्पायर। बेडरॉक ऑफ द एम्पायर मतलब उसका ढांचा था, बहुत ज्यादा पावरफुल सिटीज थी। ऑलराइट, और इन सिटीज से ही गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा टैक्स और सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता था, तो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल भी थी। एंड कंट्री साइड से जो साथ के साथ वेल्थ आती थी वो भी उसके साथ मर्ज होकर के एक बहुत लुक्रेटिव प्रॉफिट जनरेट करता था रोमन एम्पायर के लिए। ऑलराइट, व्हाट दिस मीन्स इज दैट द अपर classes actively collaborated with the Roman state in administering their own territories and raising taxes from them. So, जो रूलिंग क्लासेस थी रूरल एरियाज में उनको रोमन एम्पायर से बहुत ज्यादा लगाव था, क्योंकि वो उनके बिहाफ में भी टैक्स कलेक्ट करके उनको रेवेन्यू पे करते थे। सो इट वाज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द कैटेगरीज ऑफ द सोसाइटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ऑलराइट, मूविंग ऑन, throughout the 2nd and the 3rd centuries, it was the provincial upper classes, especially from rural areas, जो छोटे छोटे प्रोविंसेस के बहुत ज्यादा पावरफुल लोग हुआ करते थे। ऑलराइट, जिन्होंने सबसे ज्यादा कार्डर और सबसे ज्यादा रिसोर्सेस प्रोवाइड करे थे रोमन गवर्नमेंट को, ताकि वो अपना एम्पायर एफिशिएंटली रन कर पाए, एंड ऑल्सो कमांडेड द आर्मीज, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, sorry, they came from a new elite of administrators and military commanders who became much more powerful than the senatorial class because they had the backing of the empire. All right, and the emperors as well, उनका बहुत ज्यादा बैकिंग मिलता था उनको। तो एक नई क्लास का राइज देखने को मिल रहा था, जो कि कौन थे? केम फ्रॉम अ न्यू एलिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड मिलिट्री कमांडर्स, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके थे सेनेटोरियल से। नाउ बिकॉज इन द मिलिट्री ब्लड लाइन वॉज समथिंग दैट वॉज नॉट एनकरेज्ड बट स्टिल कंसिडर्ड, फ्रॉम दैट वी कैन से इफ देयर वर जनरेशंस ऑफ रोमन सोल्जर्स, slowly and steadily they started becoming a ruling and a more elite class than the senators. All right, the key players of the functioning in the Roman Empire or the Roman Republic. All right, जैसे ही न्यू ग्रुप इमर्ज हो रहा था, तो यहां पे एम्परर गैलिनस, ओके, जो कि 253 से लेकर के 268 एडी तक थे, कंसोलिडेटेड देयर राइज टू पावर बाय एक्सक्लूडिंग सेनेटर्स फ्रॉम मिलिट्री कमांड। अब सेनेटर्स जो पहले मिलिट्री को कमांड कर सकते थे, अब उनका वो रोल खत्म कर दिया गया था। ऑलराइट, यहां तक कि हमें बताया जाता है कि गैलिनस ने सेनेटर्स को आर्मी में सर्व करने तक से मना कर दिया था, उस पर भी पाबंदी लगा दी थी। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और बोल्ड स्टेप एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम आफ्टर ऑक्टेवियन और ऑगस्टस, who basically abolished the Senate system. ऑलराइट, तो उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि जो सेनेट के पास अनचेक्ड पावर और कंट्रोल होता था, फ्रॉम विच दे कुड एक्सरसाइज इनॉर्मस पावर, वो मिलिट्री को ज्यादा इन्फ्लुएंस ना कर पाए। ऑलराइट, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन, to sum up, in the late 1st, 2nd and early
3rd centuries, the army and administration were increasingly drawn from provinces as citizenship spread to these regions and was no longer confined to Italy. अब जो citizenship थी इटली की जब हम देखते हैं तो उससे हमें देखने को मिलता है कि सिर्फ रोमन एम्पायर इटली तक सीमित नहीं था. It also included or now started including the provinces or the subjects or all the people living in other provincial areas. All right, ये important है. और जो इटालियन ओरिजिन के लोग थे, जो उसके सिटीजन्स थे, वो फिर भी सेनेट को बहुत ज्यादा डोमिनेट करते थे. मिलिट्री के बारे में भी हम जानेंगे. अब these trends reflected the general decline of Italy within the empire. All right, both political and economical, and the rise of new elites in the wealthier and more urbanized parts of the Mediterranean, such as the south of Spain, Africa, and the east. East में Damascus बहुत important center बनने लगा था. Africa में there was Cairo, Algeria, Morocco, Marrakesh, Casablanca. Then we also have apart from Spain, Portugal also, Greece, important cities and provinces which started becoming powerful ports for trade and commerce. All right. Thus, one city could not be the territory of another city, but villages almost always were. All right. Villages could be upgraded to the status of cities and vice versa. अब जो विलेजेस होते थे वो कभी भी उन्हें शहर का दर्जा दिया जा सकता था और कभी भी उनसे वो छीना भी जा सकता था. वेरी इंपॉर्टेंट. सो वन क्रूशियल एडवांटेज ऑफ लिविंग इन अ सिटी वाज सिंपली दैट इट माइट बी बेटर प्रोवाइडेड फॉर ड्यूरिंग फूड शॉर्टेजेस और इवन फैमिलीज देन द फैमिलीज लिविंग इन द कंट्री साइड. सिंपली पुट. ऑलराइट, कंट्री साइड एंड अर्बन सेंटर्स के बीच में ये एक टग ऑफ वॉर देखने को हमें थोड़ी सी मिल रही है. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर गेलियन ऑन हाउ रोमन सिटीज ट्रीटेड द कंट्री साइड. तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है बिटवीन द रिफ्ट ऑफ रोमन सिटीज विद द कंट्री साइड. ऑलराइट, सो हियर वी सी फ्रॉम गेलियन ऑन गुड एंड बैड डाइट. Galen has written the famine prevalent for many years, many successive years in many provinces, has clearly displayed for men of any understanding the effect of malnutrition in generating illness. The city dwellers, as it was their custom to collect and store enough coin for the whole of the next year, immediately after the harvest, carried off all the wheat, barley, and beans and lentils and left it to the peasants with various kinds of pulse after taking quite a large proportion of these to the city. After consuming what was left in the course of the winter, the country people had to resort to unhealthy foods in the spring. They ate twigs and shoots of trees and bushes and bulbs and roots of inedible plants. Basically, जो स्टोरेज फैक्टर होता है हर अर्बन सेंटर में, वेदर दिस और दैट एनी सिविलाइजेशन, वहां पे हमें देखने को मिलता है कि लोग बहुत ज्यादा ग्रेन्स और रिसोर्सेज आर स्टोर्ड एंड केप्ट इन स्टोरेज in case if there's a adverse situation, for example a famine in this case. All right, public baths were a striking feature of the Roman urban life. All right, public baths similar to that of the Indus Valley civilization. The Great Bath, when one Iranian ruler tried to introduce them into Iran, he encountered the wrath of the clergy there. All right, water was a sacred element, and to use it for public bathing may have been seemed a desecration to them. वो पानी को बहुत ज्यादा पवित्र मानते थे, उसको एक तरीके से एक होली चीज माना करते थे, something that is very holy and dear to them. That is why they did not believe in wasting water, and therefore when the Iranian ruler tried to introduce this, he was opposed by the clergy, जो elite strata होता है सोसाइटी का, उनसे. जो अर्बन पॉपुलेशन है उन्होंने बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट का लेवल था वो एंजॉय किया. फॉर एग्जांपल द पब्लिक बाथ्स ओवर हियर,
और काफी जो एविडेंसेस हैं इंक्लूडिंग द कैलेंडर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द रोमन एम्पायर टेल अस दैट जो ये ग्रेट बात होता था ये 176 बार पूरे साल में बार बार भरा जाता था, 176 टाइम्स एनुअली. सो दैट्स अ बिग नंबर. द थर्ड सेंचुरी क्राइसिस, इसके बारे में हमने पहले थोड़ी ओवरव्यू में पढ़ा था. अब हम इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि थर्ड सेंचुरी क्राइसिस किस बारे में हो रहा है. ठीक है, जो फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी है उसमें बहुत ज्यादा पीस, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक एक्सपेंशन, हायर रेवेन्यूज, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजें देखने को मिल रही थी. बट थर्ड सेंचुरी में काफी ज्यादा डिक्लाइन होने लगा था. और वो डिक्लाइन क्या था? 230s के बाद जो एम्पायर है उसमें अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा इंटरनल फाइटिंग होने लगी. ठीक है, एंड जो इंटरनल फाइटिंग है वो बहुत ज्यादा अलग अलग एम्बिट्स में स्प्रेड होने लगी और बढ़ती गई लाइक वाइल्ड फायर. राइट, इन ईरान फॉर एग्जाम्पल a new and more aggressive dynasty emerged in 225. All right, they call themselves the Sassanians. Okay, and within just 15 years were expanding rapidly in the direction of the Euphrates. तो यूफ्रेटीज जो ईरानियन एम्पायर था, यूफ्रेटीज इराक में है. ईरान और इराक का अगर आपने मैप देखा हो तो थोड़ा वेस्ट की तरफ पड़ता है. दैट मीन्स दैट दे वर एडवांसिंग टुवर्ड्स द वेस्ट. नाउ व्हाट वी नोटिस हियर इज दैट कि आफ्टर द ससेनियंस ग्रेजुअली रोमन एम्पायर को भी थ्रेट आने लगा था. ऑलराइट, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक इंस्क्रिप्शन जो कि पत्थर पे लिखी गई थी, शपूर वन जो ईरानियन रूलर था, उसने कहा था, ऐसा क्लेम किया है कि उसने एक रोमन आर्मी को जिसमें कि 60,000 लोग थे उसको कैप्चर किया था ईस्टर्न कैपिटल ऑफ एंटीओक में, टर्की में. ऑलराइट, और जो जितनी भी सीरीज थी जर्मैनिक ट्राइब्स की, एज आई मेंशन बिफोर, नॉर्दर्न जर्मैनिक ट्राइब्स और यूरोपियन ट्राइब्स, ट्रेडिशनल यूरोपियन ट्राइब्स, वो भी बहुत ज्यादा ट्राइबल कन्फेडरेसीज, जो कि कन्फेडरेसी एज एन अलग अलग कबीलों को मिला करके जो एक जॉइंट यूनियन बनता है, वो उन्होंने फॉर्म किया था. ऑलराइट, सो मोस्ट नोटेबली द आलमनी, द फ्रैंक्स एंड द गॉथ्स. अलेमनी, फ्रैंक्स एंड गॉथ्स. तो उन्होंने राइन एंड डेन्यूब, ये दो रिवर्स हैं, रिवर राइन एंड डेन्यूब. डेन्यूब इज अ वेरी बिग रिवर दैट फ्लोज अक्रॉस यूरोप, वो भी, और राइन में भी. और जो पूरा पीरियड था 233 से लेकर के 280, इसने रिपीटेड अटेम्प्टेड इन्वेजन्स, अनरेस्ट नोटिस किया है. जहां तक कि पूरा ब्लैक सी से लेकर के एल्प्स तक, ब्लैक सी टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप टिल द एल्प्स, जो स्विस एल्प्स हैं, टुवर्ड्स वी सी वेस्टर्न यूरोप, अक्रॉस वेस्टर्न यूरोप, वहां तक बहुत ज्यादा अनरेस्ट था. और साउथ जर्मनी में भी. द रोमन्स वर फोर्स्ड टू अबैंडन much for the territory beyond the Danube, while the emperors of this period were constantly in the field against what the Romans called barbarians. Barbarians as in, रोमन्स ने एक टर्म दी थी नोमैड्स को, एक नोमैडिक ट्राइब को, या फिर एक तरीके से एक ऐसा ट्राइब जो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज तरीके से बिहेव करता है, सिविलाइजेशन के थोड़े नॉर्म्स से या फिर तौर तरीके से थोड़ा डिफरेंट है, उसे बारबेरियन कहा जाता था. बेसिकली जो उनकी लैंग्वेज थी उसमें बहुत हार्ड सिलेबल्स होते थे. यूजुअली बारबेरियंस ईस्टर्न या नॉर्दर्न साइड से ही आते थे, वेदर इट वाज जर्मनी और इवन ईस्टर्न साइड. जो नोमैडिक ट्राइब्स थी, फ्रैंक्स, गॉथ्स, विसिगॉथ्स और व्हाटएवर, इनकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा हार्ड होती थी. उसमें सिलेबल्स जैसे कि आर बहुत हार्ड तरीके से होता था, तो सुनने में बार 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 ऐसी लैंग्वेज सुनने में लगती थी. तो हेंस बारबेरियन. ओके, the rapid succession of emperors in the 3rd century, 25 emperors in 47 years, 25 emperors, very important. Okay, 47 years में 25 emperor बदले गए थे, मतलब आप समझ लीजिए कितने ज्यादा. And in an obvious symptom of the strains faced by the empire in this period. Okay, very important.
जेंडर लिटरेसी एंड कल्चर। ऑल राइट, अब यहाँ पे हम जेंडर लिटरेसी और कल्चर की बात करते हैं, सोसाइटी के बारे में। नॉर्मल पीपल, हाउ दे लिव्ड, हाउ their lifestyles were, what their lifestyles were like, and so forth। ठीक है, अब जो रोमन एम्पायर का एक बहुत ज्यादा एक मॉडर्न फीचर मान सकते हैं वो था न्यूक्लियर फैमिली। हालांकि न्यूक्लियर फैमिली एंशिएंट मेसोपोटामिया में भी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट थी, एंड रोमन एम्पायर में बहुत ज्यादा इस पे एम्फोसिस था। सो इट वाज फ्रॉम व्हाट वी कैन कंसिडर दैट इट वाज अ वेरी modern or approachable way of living at that time. So adult sons did not live with their parents, and it was exceptional for adult brothers to share a common household। यहां तक कि अगर दो भाई हैं, सिबलिंग्स हैं, दो सगे भाई हैं, वो तक एक कॉमन हाउस शेयर नहीं करते थे, अलग अलग रहते थे। ओके, so on the other hand, slaves were included in the family as the Romans understood this। by the late republic, जो फर्स्ट सेंचुरी बीसी, जो टिपिकल फॉर्म था मैरिज का, और वो एक तरीके से ऐसा था कि उसके अंदर वाइफ जो थी, वाइफ डिड नॉट ट्रांसफर टू हर हस्बैंड्स अथॉरिटी। उसके पास जो अपने रिसोर्सेज का कंट्रोल था, अपने पास ही था। यहां तक कि while the woman's dowry went to the husband for the duration of the marriage, the woman remained the primary heir of her father and became an independent property owner on her father's death। मतलब कि जब फादर की डेथ होती थी तो जो वुमन होती थी उसके पास भी इनहेरिटेंस जाता था, और फिर उसके बाद वो इंडिपेंडेंट ओनर भी बन जाती थी। ओके, सो thus Roman women enjoyed considerable legal rights in owning and managing property। So property ownership को लेकर के women had a lot of legal rights उस टाइम पे भी। यहां तक कि जो मैरिड कपल था वो फाइनेंशियल एंटिटी, एक सिंगल फाइनेंशियल एंटिटी नहीं थे, बल्कि दे वर टू डिफरेंट लीगल बॉडीज जो कि अपने तरीके से अपने लैंड या अपने रिसोर्सेस को यूज कर सकते थे। ओके, डिवोर्स वॉज रिलेटिवली ईजी एंड ईदर फॉर द हस्बैंड और द वाइफ, दोनों के लिए बहुत ज्यादा ईजी था डिवोर्स का प्रोसीजर। ऑन द अदर हैंड, वेयर एज मेल्स married in their late 20s or early 30s, women were married off in the late teens or early 20s। so ये नॉर्म था मैरिज के लिए, जो कि एक आदमी के लिए लेट 20s या अर्ली 30s और एक वुमन के लिए लेट टीन्स या अर्ली 20s में शादी करा देते थे। ऑल राइट, तो एज गैप भी जो था हस्बैंड और वाइफ के बीच में, मतलब एक इनइक्वालिटी रखने के लिए उतना कंसिडर नहीं किया जाता था कि ज्यादा एज गैप भी ना हो, एक मिनिमल और एक कंसिडरेबल एज गैप हो विद इन अ स्पैन ऑफ 2 to 5 years or 5 to 6 years maximum। All right, and from here we can see marriages were generally arranged। Okay, and there is no doubt that women were often subject to domination by their husbands। All right, यहाँ पे हम देखते हैं ऑगस्टीन के बारे में। Augustine, the great Catholic bishop who spent most of his life in North Africa, tells us that the mother was regularly beaten up by his father and that most other wives were also beaten up by their husbands। Saint Augustine, very important। ठीक है, 354 से लेकर के 430 BCE तक बिशप थे नॉर्थ अफ्रीकन सिटी के, कहां के, हिप्पो, from 396 and a towering figure in the intellectual history of the church। ठीक है, चर्च की जो हिस्ट्री थी उसमें काफी एक प्रोमिनेंट फिगर माने गए थे। ऑल राइट, बिशप्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर हैं क्रिश्चियनिटी में, फादर, आर्च बिशप, बिशप। सो बिशप इज लाइक अ वेरी prominent figure who decides or can also implement rules on behalf of a particular church। All right, and very powerful through and through, especially where in an empire where religion is emphasized so much so। Okay,
तो बेसिकली फादर्स जो थे उनके पास सब्सटैंशियल लीगल कंट्रोल था अपने बच्चों के ऊपर. समटाइम्स shocking degree, for example, a legal power of life and death, also in exposing unwanted children by leaving them out in the cold to die. Unwanted बच्चों का लाइफ और डेथ लेकर के भी एक हस्बैंड के पास या एक मेल के पास ज्यादा अथॉरिटी होती थी. व्हाट अबाउट लिटरेसी? अब लिटरेसी की अगर हम बात करें वो कैसा था सिनेरियो से लेकर के, ये तो हम मेन विमेन एंड पेट्रियार्की इन जनरल उसके बारे में हम इस पूरे सोसाइटी में समझ चुके हैं कि व्हाट इट वाज लाइक इन सर्टेन एस्पेक्ट्स इन लाइफ. लिटरेसी में हम ये देखते हैं कि जो कैजुअल लिटरेसी थी, कैजुअल लिटरेसी एज इन जब हम देखते हैं एक इस टाइप का लिटरेसी रेट जो कि रीडिंग राइटिंग एवरीडे नॉर्मल चीजें हैं एंड ट्रिवियल कॉन्टेक्स्ट में बेसिक लिटरेसी उसे कहा जाता है. इवन टुडे लिटरेसी रेट जो हम कैलकुलेट करते हैं कि सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किस स्टेट का है, बेसिकली ये देखा जाता है कि आपको 22 फॉर एग्जांपल इंडिया के केस में देयर आर 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस. तो उन 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस या 23 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में से सबसे ज्यादा या फिर कोई भी एक लैंग्वेज अगर आप पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं आप लिटरेट हैं. ऑलराइट, सो व्हाट अबाउट लिटरेसी? तो कैजुअल लिटरेसी ज्यादा होती थी और अलग अलग एम्पायर्स में इसका वाइड स्प्रेड भी था. अलग अलग भाषाएं आती थी, जैसे कि हम पहले समझ चुके. लैटिन एंड ग्रीक वर लैंग्वेजेस दैट वर कंसिडर्ड टू बी मोर वाइडली यूज्ड देन अदर स्मॉलर लैंग्वेजेस, बट जो एलीट थे वो ग्रीक में बात करते थे. ओके, जैसे कि पोम्पाई जो कि एक ऐसा शहर था जो कि वोल्केनो वहां पे फट गया था, ज्वालामुखी फट गया था, जिसकी वजह से वो उसके अंदर ही दफना रह चुका था. और ये कब हुआ था? 79th सेंचुरी कॉमन एरा में. ओके, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमें देखने को मिलता है कैजुअल लिटरेसी का. कैजुअल लिटरेसी नॉर्मली रीडिंग राइटिंग एक बहुत बेसिक लेवल पे लोगों को आती है. ऑलराइट, walls on the main streets of Pompeii often carried out advertisements and graffiti were found all over the city. Graffiti और ads कई बार शहरों में देखने को मिला हिस्टोरियंस को, जो रिमेन्स मिले वहां पे. By contrast, in Egypt, where hundreds of papyri survive. Okay, so यहाँ पे papyri की बात होती है. Papyri is a type of, in a way in which, records are kept and how they are widespread. ठीक है? So most formal documents, such as that of contracts, were usually written by professionals scribes, and they often tell us that X or Y is unable to read. कि मतलब कि उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में लिखा होता था अबाउट हु कैन रीड एंड हु कैन राइट, और कौन पढ़ सकता और कौन नहीं पढ़ सकता इस चीज को, मतलब हु इज केपेबल, नॉट लाइक हु इज फॉरबिडन. ऑलराइट, तो यहां पे भी जब हम लिटरेसी की बात करते हैं वो ज्यादा वाइड स्प्रेड था. और बाकी जो कैटेगरीज थी जैसे कि सोल्जर्स, आर्मी ऑफिसर्स या फिर मैनेजर्स, ये भी पढ़ लिख सकते थे बहुत अच्छे खासे तरीके से. सो द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द एम्पायर वाज रिफ्लेक्टेड इन मेनी वेज एंड एट मेनी लेवल्स इन द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजियस कल्ट्स एंड लोकल डेटीज. तो रिलीजियस कल्ट्स अलग अलग जो लोग प्रीच करते थे या फिर जो लोकल देवी देवता थे उनके बारे में भी बहुत कुछ लिखा जाता था. जो प्लुरैलिटी है लैंग्वेज की जो बोली जाती थी, जो स्टाइल ऑफ ड्रेस, कॉस्ट्यूम और यहां तक कि जो खाना भी लोग खाते थे, ऑल द फूड दैट वाज देयर, द नॉर्म्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो एक सोशल स्ट्रक्चर था ऑर्गेनाइजेशन का, ट्राइबल, नॉन ट्राइबल एटसेट्रा. तो इवन देयर पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट वो रहते कैसे थे. अब हम आते हैं एक और लैंग्वेज पे. अरामाइक वाज द डोमिनेंट लैंग्वेज डोमिनेंट ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस टुवर्ड्स द ईस्ट, और एटलीस्ट द ईस्ट ऑफ यूफ्रेटिस. ठीक है, यूफ्रेटिस रिवर के ईस्ट की तरफ जब हम देखते हैं, जो अरेबियन एरिया, जो गल्फ का एरिया, वहां पे अरामाइक ज्यादा बोली जाती थी. अरामाइक, जिनको नहीं पता, इज अ मिक्सचर ऑफ टू लैंग्वेजेस, दो भाषाओं को मिलाकर के बहुत एंशिएंट लैंग्वेज अरामाइक बोली जाती थी. यहां तक कि जीसस क्राइस्ट जिस भाषा में बात करते थे वो इंग्लिश में नहीं बोलते थे, वो अरामाइक में बोलते थे, ना ही लैटिन में बोलते थे, ना किसी और लैंग्वेज में, अरामाइक में बोलते थे. अरामाइक इज द मदर लैंग्वेज जिससे कि दो भाषाएं निकली हैं, एक है हिब्रू और एक है अरबी यानी कि अरबिक. इनकी मदर लैंग्वेज है अरामाइक. फॉर एग्जाम्पल,
हिंदी और मराठी की मदर लैंग्वेज है संस्कृत। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन। So Aramaic was a dominant language. Coptic was spoken in Egypt. Punic and Berber in North Africa. Punic, Berber and Coptic इजिप्ट में बोली जाती थी, ये एरियाज थे। केल्टिक बोली जाती थी स्पेन में और नॉर्थ वेस्ट में। बट मेनी ऑफ दीज लिंग्विस्टिक कल्चर्स, फॉर एग्जाम्पल, जो यहाँ पे जितने भी हम अलग अलग देखते हैं लैंग्वेजेस और कल्चर्स की जब हम बात करते हैं, वो प्योरली ओरल थे, ठीक है ना, बोलने में मौखिक रूप से अलग थे, एटलीस्ट until a script was invented for them. इनके लिए एक अलग स्क्रिप्ट इन्वेंट करी गई। आर्मेनियन फॉर एग्जाम्पल only began to be written as late as the 5th century. अब 5th century में ही आर्मेनियन लिखी जानी शुरू हुई थी, ओके। whereas there was already Coptic और बाकी लैंग्वेजेस का ट्रेस भी हमें देखने को मिलता है। All right, before we move forward, तो यहां पे मोज़ेक्स हैं, डायग्राम्स हैं। सो यहां पे हम देखते हैं पोम्पाई वाइन मर्चेंट्स डाइनिंग रूम, और यहां पे अलग डायग्राम्स हैं कि व्हाट द आर्ट वाज लाइक एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल बाय द मिडल ऑफ द 3rd century, 3rd century के मिड में बाइबल ट्रांसलेट हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, आपको पता होना चाहिए। From the language that it originated from, Aramaic. Okay. Elsewhere, the spread of Latin displaced the written form of languages that were otherwise widespread. Okay. This happened notably with Celtic, which ceased to be written after the 1st century. Now, as Latin was being widespread as a common language, जो कि written languages में एक कॉमन यूज हो एम्पायर, एक पूरे रोमन एम्पायर में, दैट वाज बीइंग, यू नो, द लैंग्वेज शैडोड अदर स्मॉलर लैंग्वेजेस। फॉर एग्जांपल केल्टिक वी आर सीइंग ओवर हियर, वो धीरे धीरे गायब होनी शुरू हो गई थी, उसका यूज खत्म होना शुरू हो गया था, जो कि स्पेन में और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में भी बोली जाती थी, इन पार्ट्स ऑफ आयरलैंड और इवन इन पार्ट्स ऑफ स्कॉटलैंड एंड मॉडर्न डे इंग्लैंड एज वेल। So this is something that we notice. So as of now, अभी तक हमने जो इस चैप्टर में समझा है, Roman Empire, very diverse empire, one of the largest empires in human history. All the problems they had faced, किस तरीके से उनकी एक रिपब्लिक थी, सेनेट था, एम्परर था, सेनेट का फॉल, सेनेट की इंपॉर्टेंस एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ मिलिट्री एंड द स्क्रिप्ट, राइटिंग, लाइफस्टाइल एटसेट्रा। While we have also understood कि उनके हाउस होल्ड में किस तरीके से मैटर्स कंडक्ट करे जाते थे। जैसे कि जब हम बात करते हैं आपके लीगल मैटर्स की फॉर मेन एंड विमेन, हाउ डिफरेंट दे वर, इवन इफ देयर वाज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, व्हाट ऑल डिफरेंसेस वर देयर व्हेन वी कंपेयर इट टू मॉडर्न डेज पेट्रियार्कल सोसाइटी। उसके साथ ही जब हम बात करते हैं उनके डाइटरी हैबिट्स की, थोड़ा सा बार्ली, लेंटिल्स और ग्रेन्स के बारे में भी हमने देखा। And the fall or the problematic year of the Roman Empire, 3rd century, is also something important to look at. 1st and 2nd century were very peaceful, saw prosperity under Augustus and his successors, but 3rd century onwards, problems started to arise because of succession and different forms of administration which had already shifted from the senatorial point to the imperial and the importance of the military. Now, as succession was not emphasized through bloodline, but it did emphasize on a connection to the distant way from which the bloodline had been connected. When it came to the Senate, तो Senate सिर्फ और सिर्फ aristocratic और elite families के members ही बन सकते थे, and gradually that power being shifted from the senates to military officials and administrators and different parts of the managerial positions in all other different ports of the empire, entire Roman Empire, not just Italy, उनका राइज भी देखने को मिला। एंड अर्लियर, पहले तो इटालियन सिटीज का डोमिनेंस बहुत ज्यादा था, लेकिन जैसे ही इटालियन सिटी का या फिर इटालियन स्टेट का डोमिनेंस थोड़ा कम होने लगा,
वहां पे हम देखते हैं छोटे छोटे प्रोविंशियल एरियाज कैसे अपना कंट्रोल और पावर और ज्यादा इंक्रीज करने लगे, एंड दैट वाज बिकॉज दे वर इंपॉर्टेंट सिटीज सच एज एंटीओक एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका एज वेल। मेडिटेरेनियन में काफी सिटीज थी, स्पेन और ग्रीस में भी, जो बहुत ज्यादा प्रॉस्पर कर रहे थे। नाउ बिफोर मूविंग ऑन, आई वॉन्ट दैट आपको ये सारी चीजें, सारे टाइमलाइंस भी क्लियर हो, क्योंकि टाइमलाइन क्लियर होगी तो आपको ही चैप्टर समझने में और ज्यादा आसानी होगी, एंड बेसिकली यू वुड बी एबल टू गेट in the idea or the entire flow from which the chapter goes. All right, so this was the first part of the second chapter of your Themes in World History, An Empire Across Three Continents, part 1. We'll be continuing the chapter further on in the next part of this video. Thank you, Team Educate.